ओके, सो वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बैटल ऑफ सारागढ़ी से अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे जो 1897 की बैटल हुई है। अभी 12 सितंबर को बैटल ऑफ सारागढ़ी के 127 ईयर्स पूरे हुए, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। और ये बैटल किसके बीच में लड़ी गई थी? ब्रिटिश राज और 8,000 अफरीदी एंड ओराकजाई ट्राइबल्स के बीच में। ब्रिटिश की तरफ से 21 सोल्जर गए थे जो कि 36 सिख रेजिमेंट के थे, यानी कि सारे सिख थे। इसको ये जो है लड़ाई, इसको तीरा कैंपेन के दौरान लड़ा गया था सारागढ़ी में, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है। जो सारागढ़ी है ये पाकिस्तान का ही एक विलेज है। अभी प्रेजेंट में जो पाकिस्तान है वहाँ पे एक विलेज है समाना रेंज इन कोहात। जो सिख सोल्जर थे उनको हविलदार ईश्वर सिंह ने लेड किया एंड ही शोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड चोज टू फाइट टू डेथ। जो 21 सोल्जर लड़ रहे थे ब्रिटिश की तरफ से, उनको पोस्ट ह्यूमसली मरणोपरांत अवार्ड मिलता है इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का, जो कि ब्रिटिश का हाईएस्ट कैलेंडरी अवार्ड हुआ करता था उस टाइम पे इंडियन ट्रूप्स के लिए। तो ये हमारा था बैटल ऑफ सारागढ़ी। अब इसके बाद हम कुछ फेस्टिवल्स जो हमारे न्यूज़ में रहे हैं हम उसको देखेंगे। तो मैप में उसको मैप करने के पहले हम उसको पर्सनली मतलब पहले 1 बाय 1 करके सारा कंप्लीट करेंगे मैप यहाँ पे, एंड उसके बाद फिर मैप में देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आता है फेस्टिवल वो है रोंगाली बिहू, बोहाग जिसको कह रहे हैं। तो ये अप्रैल के मिड में मनाया जाता है, आसाम में मनाया जाता है। न्यू ईयर, आसामीज न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं और स्प्रिंग के आने को सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पे 7 दिन का ये फेस्टिवल होता है, जिसमें कि पहला दिन जो है गोरू बिहू कहा जाता है। उसके बाद मानू बिहू, वोत्साई बिहू, इस तरह से चलता है। तो ये इस तरह के सिमिलर जो फेस्टिवल हैं जो ऑल ओवर इंडिया पाए जाते हैं अलग स्टेट्स में। तो बैसाखी जो है पंजाब में मिलता है, पुथंडू जो है तमिलनाडु में, विशु केरला में, पोहेला बैसाख जो है वो वेस्ट बंगाल में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो है रोंगाली बिहू वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा जो फेस्टिवल न्यूज़ में है वो है गुड़ी पड़वा। प्रेजेंटली क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट ने ग्रीटिंग्स दिए हैं ऑन द ईव ऑफ गुड़ी पड़वा एंड अदर फेस्टिवल ऑफ वेलकमिंग स्प्रिंग सीजन एंड इंडियन न्यू ईयर। तो गुड़ी पड़वा की बात करें तो ये जो है चैत्र महीने के पहले दिन इसको मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। सेम चीज़ है, महाराष्ट्रियन न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं और अराइवल ऑफ स्प्रिंग को मनाया जाता है। अदर स्प्रिंग फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया देखें तो उगाड़ी जो फेस्टिवल है वो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और तेलंगाना में मनाया जाता है। चेटी चंद जो है वो सिंधीज के द्वारा मनाया जाता है। नवरेह की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का न्यू ईयर सेलिब्रेशन एक तरह से है। कर्मा फेस्टिवल की बात करें तो ये ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में मनाया जाता है, ईस्टर्न स्टेट्स में, झारखंड एंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस तरह के स्टेट्स में मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल भी है। कर्मा फेस्टिवल की बात करें तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि मुंडा, हो, ओरांव, बैगा, खरिया एंड संथाल पीपल के बीच में मनाया जाता है। करम ट्री है, उसके ऊपर ये नाम रखा गया है। तो करम ट्री क्या है? इसको देखा जाता है एक सिंबल की तरह। करम देवता होते हैं और करमसानी कहते हैं उसको, तो इनको वर्शिप करते हैं ये लोग इस फेस्टिवल के दौरान। और करम ट्री जो है वो फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करता है। तो इस फेस्टिवल के दौरान जो है करम ट्री का एक ब्रांच जो है वो कर्मा डांसर जो है अपने साथ में लेकर के चलते हैं। करम ट्री का जो डांस यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में भी, यहाँ पे ये जो औरतें हैं ये लेकर के चल रही हैं इस तरह से। तो ये करती हैं और ये गाना गाते हैं और डांस करते हैं। इस तरह से ये फेस्टिवल आगे चलता है, मतलब बढ़ता है। जितिया या जीवित पुत्रिका फेस्टिवल, ये रिसेंटली न्यूज़ में हुआ है क्योंकि बिहार में एक डिजास्टर ऐसा सिचुएशन बन गई थी जब ये फेस्टिवल मनाया जा रहा था। तो जितिया जीवित पुत्रिका फेस्टिवल क्या है? ये बेसिकली बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में पाया जाता है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय मदर्स जो कि अपने बच्चों के लिए फास्ट रखती हैं। ठीक है, तो मदर्स अपने बच्चों के लिए फास्ट रखती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, सब चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ है, 3 दिन का ये फास्ट होता है। पहला दिन नहाए खाए से शुरुआत होती है इसकी। और इस फेस्टिवल का रूट जो है हिंदू माइथोलॉजी में पाया जाता है, जिसमें कि किंग जिमुत वाहन जो है उनकी सैक्रिफाइस को सेलिब्रेट करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। जो उन्होंने सैक्रिफाइस करा था उसको वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारे सारे फेस्टिवल्स हो गए तो स्टेट बाय स्टेट। तो यहाँ पे हम मैप में भी देख सकते हैं इस चीज़ को। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा जितिया या जिमुत पुत्रिका जो फेस्टिवल है वो 4 स्टेट्स में जो है, बिहार में और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। बोहाग और रोंगाली बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है। कर्मा फेस्टिवल जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन ईस्टर्न स्टेट्स में मनाया जाता है।
गुड़ी पड़वा की बात करें तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। तो ये हमने देख लिया, मैप में भी प्रोजेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा अलग स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है। जो अभी ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें जो इंडिया ओलंपिक गेम्स इन इंडिया, तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो गिर गई है। पहले टोक्यो ओलंपिक में 48th रैंक थी इंडिया की, अभी उसको 71st पे वो इंडिया चली गई है पेरिस में, तो ये गिरा है। तो अभी इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक में, जिसमें कि कोई गोल्ड नहीं जीता। 1 सिल्वर जीता है और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। जो सिल्वर जीता है नीरज चोपड़ा ने, और जो टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पे 7 मेडल आए थे इंडिया के। 1 गोल्ड आया था नीरज चोपड़ा द्वारा, 2 सिल्वर आए थे एंड 4 ब्रॉन्ज आए थे। लेकिन फिर भी जो पेरिस में जो ओलंपिक्स इंडिया का हुआ है वो 3rd बेस्ट ओलंपिक परफॉर्मेंस है पूरे इंडिया का अभी तक का। ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट विथ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन इवेंट लाइक 2012 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड 2021 डी ओलंपिक्स। ठीक है, तो ओलंपिक गेम्स के जेनेसिस मतलब उसकी ओरिजिन की बात करें, 1896 में एथेंस में पहली बार ये गेम खेला गया था, जिसमें कि 14 नेशंस compete कर रहे थे। और कितने स्पोर्ट्स थे उसमें? सिर्फ 9 स्पोर्ट्स थे। तब से ही ये गेम खेला जा रहा है और हर 4 साल में ये गेम खेला जाता है। ठीक है, इसका मोटो क्या है? फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक जो फ्लैग है उसको 1920 में लॉन्च किया गया था। फ्लैग में 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स जो हैं वो सिंबलाइज करते हैं 5 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम देखते हैं ना कि इस तरह से जो इंटरलॉकिंग रिंग्स होते हैं 5, तो ये जो है 5 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को सिंबलाइज कर रहे हैं। ओलंपिक फ्लेम जो है इट सिंबलाइजेस पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ फायर एंड विद द ओलंपिक टॉर्च रिले। पेरिस 2024 का जो था इसमें 4 एडिशनल स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए थे। ब्रेक डांस जो ब्रेकिंग कह रहे हैं, ओलंपिक डेब्यू उसका था। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग था, स्केट बोर्डिंग था और सर्फिंग भी था। इसके बाद एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जो कैस जिसको कहा जा रहा है, तो ये बनाया गया था 1983 में, जिसको कि लीगल प्रॉब्लम्स जो भी होंगे ओलंपिक में उससे डील करने के लिए। तो रिसेंटली जो विनेश फोगाट वाला जो केस हुआ था उसके लिए भी हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में ही गए थे। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय पेरिस कन्वेंशन साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ IOC अमंग अदर्स। ठीक है, पेरिस कन्वेंशन में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। अब इंडियन ओलंपिक्स की बात करें तो सबसे पहले इंडिया ने ओलंपिक्स में 1900 में पार्ट लिया था पेरिस में, और जिसमें कि एक एंग्लो इंडियन ने पार्टिसिपेट किया था। नॉर्मन प्रिचार्ड जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे वहाँ। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसको 1927 में बनाया गया था। सर दोराबजी टाटा जो है वो इसके प्रेसिडेंट थे, और इसको फिर IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। सेम ही साल में 1927 में रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। IOA कोऑर्डिनेट विद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो उसके साथ में मिल करके ये टीम्स भेजते थे ओलंपिक्स में। ठीक है, अब इंडिया का आगे का प्लान ये है कि वो ओलंपिक 2036 को होस्ट करेगा और 2036 में टॉप 10 स्पोर्ट्स नेशन बनने का उसका मतलब एस्पिरेशन है, एंड टॉप 5 कंट्री बाय 2047। ठीक है, पहले तो टॉप 10 बनना है स्पोर्ट्स नेशन 2036 तक, उसके बाद टॉप 5 में भी आना है। अब इनिशिएटिव टू प्रमोट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इन इंडिया की बात करें तो क्या क्या है? जैसे बजटरी सपोर्ट हो गया, तो बजटरी एलोकेशन जो है वो नियरली डबल हो गया है 9-10 सालों में। खेलो इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स एथलीट्स आते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डेवलप करना ग्रास रूट लेवल एंड एलाइट लेवल पे। ठीक है, ये हो गया। कीर्ति प्रोग्राम है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। इसको स्कूल चिल्ड्रन 9 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये है, उनको स्कूल्स के लिए। एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिट इंडिया मूवमेंट एंड स्पोर्ट्स विद इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड स्कीम जो है ये, द स्कीम फंड्स अ डेवलपमेंटल ग्रुप ऑफ एथलीट्स हु आर मेडल प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द ओलंपिक गेम्स। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स to provide comprehensive assistance including funding, specialized equipment, international exposure, top tier coaching and a monthly allowance to India's top athletes. One school one sport policy, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लाया गया है सैनिक स्कूल में बेसिकली, कि वो फोकस कर पाए एक स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में कम से कम। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग रीसेट प्रोग्राम जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने ये किया है, टू एम्पावर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन 20 to 50 years with knowledge and skill for career development and increased employability. ठीक है,
अब इसके बाद अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ क्या है, ओलंपिक ऑर्डर है। तो जो अभिनव बिंद्रा है ना, तो उनको अभी जो इंडिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, उनको ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा गया है। तो अब अभिनव बिंद्रा ने जो हमारे लिए देश के लिए गोल्ड लेके आए थे, वो 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में लेकर के आए थे। और किस में लेके आए थे, कौन से स्पोर्ट में? मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। तो ये जो ओलंपिक अवार्ड दिया गया है, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, तो ये 1975 में इसको बनाया गया था। जिसमें कि क्यों दिया जाता है, किन लोगों को दिया जाता है, जिन जिन जो दोज हु हैव रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द ओलंपिक मूवमेंट, तो इनको इसीलिए मिला है। और ये इंटरनेशनल ओलंपिक और कमेटी जो है ये देती है, इसको प्रेजेंट करती है। आईओसी इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और उसका विजन क्या है, टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के होने वाले हैं, उसके बारे में न्यूज़ है कि जो ये 2026 का जो एडिशन है ना, वो लॉन्च किया, अनवील किया गया। उसमें सिर्फ 10 ही स्पोर्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ घटा दी गई है। जिसमें से कि 6 जो मतलब 12 डिसिप्लिन जो होते हैं, उसमें से जो 6 डिसिप्लिन है, उसमें इंडिया ने मेडल जीते हैं कम से कम आधे अपने। तो 61 मेडल्स इंडिया ने जीते थे 2022 में। उसमें से 30 तो जो है वो 6 डिसिप्लिन से ही आए थे, जिसको हटा दिया गया है। मतलब इन 6 डिसिप्लिन से मेडल्स आए थे, जिसको हटा दिया गया है, जो है बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, टेबल टेनिस एंड रेसलिंग। इसको हटाया गया है। अब CWG की बात करें तो इसको पहली बार 1930 में हेल्ड किया गया था हैमिल्टन, कनाडा में। उसके बाद से ये हर 4 साल में होस्ट कर मतलब होता ही है। एंड इंडिया ने 2010 में दिल्ली में इसको होस्ट किया था। इसके बाद चेस जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। तो चेस के बारे में बात करें तो 2020 जो है एक सक्सेसफुल ईयर, 2024 जो है वो सक्सेसफुल ईयर रहा है इंडियन चेस के लिए। वो काफ़ी सारे अकम्पलिशमेंट्स हुए हैं। तो पहले कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट 2024 का जो था, उसमें डी गुकेश जो है won the 2024 FIDE candidate tournament, becoming youngest player to ever qualify for वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच के लिए यंगेस्ट प्लेयर जो है वो क्वालिफाई करते हैं और जीतते भी हैं। तो आगे वो भी हम देखेंगे कि वो जीतते भी हैं और यंगेस्ट प्लेयर बनते हैं। अबाउट कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट, ये टोरंटो में हुआ था। Candidate tournament was introduced by FIDE in 1950 as part of World Chess Championship cycle to systematically determine the challengers for the World Chess Championship. 45th चेस ओलंपियाड जो हुआ था, उसमें इंडियन कॉन्टिजेंट ने गोल्ड जीता है, ओपन में भी और वर्ल्ड वुमेन्स कैटेगरी में भी। तो जो 45th फाइड ओलंपियाड हुआ था, चेस ओलंपियाड, ये बुडापेस्ट में हुआ था, हंगरी में। और इसके बारे में बात करें तो 44th चेस ओलंपियाड जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था, चेन्नई में। ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज हैमिल्टन रसेल कप। तो हैमिल्टन रसेल कप जो है ये विनिंग टीम को मिलता है। ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द वुमेन सेक्शन इज वेरा मेंचिक कप। ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की बात करें अब, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो हाईलाइट रहा है लास्ट ईयर, डी गुकेश जो है वो यंगेस्ट एवर क्लासिकल चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। ये विश्वनाथन आनंद के बाद सेकेंड है बाय डिफीटिंग डिंग लायरन जो है उनको हरा करके इन्होंने हिस्ट्री मार्क की है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की बात करें तो ये सिंगापुर में हुआ था। एंड 1946 तक ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइज किया जाता था, लेकिन 1948 में जब ये ऑर्गेनाइज किया गया पहली बार, तो इसमें मिखाइल बोत्विनिक ने पहली बार इसको जीता था। अब इसके बाद वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप न्यूज़ में है। कोनेरू हम्पी जो है वो विमेंस वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को उन्होंने जीता है, दूसरी बार जीता है 2019 के बाद। अबाउट वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की बात करें तो इट इज़ एनुअल chess tournament organized by FIDE to determine the world champion in chess played under rapid timed control. तो इसमें जनरली 15 मिनट का एक सेट होता है, जिसमें कि हर 10 सेकेंड को बढ़ा दे, हर मूव के साथ 10 सेकेंड इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ ये न्यूज़ हमारा। तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो हुआ था took place in 2003 कैप दी आगरे, और आई डोंट नो हाउ इट इज प्रोनाउंस बट इट इज इन फ्रांस। फाइड की बात करें तो ये गवर्निंग बॉडी है चेस के लिए एंड रेगुलेट्स ऑल इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशन, constituted as non-governmental institution and was recognized by IOC Indian Olympic Committee as global sporting organization in 1999. FIDE is currently has its headquarter, currently उसका headquarter स्विट्जरलैंड के लॉसाने में है। पर 1924 में जब इसको ओरिजिनली फाउंड किया गया था तो ये पेरिस में था इसका हेडक्वार्टर, मतलब पेरिस में फाउंड किया गया था। और मोटो क्या था, जेंस उना सुमोस, यानी कि वी आर वन फैमिली।
अब इसके बाद T20 वर्ल्ड कप हमारा न्यूज़ में है। तो इंडिया ने तो 2024 के T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है, दूसरी बार जीता है इंडिया ने इसको। लास्ट टाइम 2007 में जीता था। तो अभी जो जीता है इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा कर जीता है। और कहाँ हुआ था ये? यूएसए में हुआ था, फाइनल जो हुआ था यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। T20 वर्ल्ड कप जो है इसकी बात करें तो ये 2007 में इसको लॉन्च किया गया था आईसीसी के द्वारा। इट्स द प्रीमियर इंटरनेशनल चैंपियनशिप फॉर T20 क्रिकेट। ठीक है, फॉर्मेट जो है शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट विद मैक्सिमम 20 ओवर्स फॉर ईच टीम, 20 ओवर का गेम होता है। आईसीसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, यूएई में। एंड ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट है ये, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट लाइक T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एट्सेट्रा। इसके बाद हमारे कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि न्यूज़ में रहे, जैसे कि सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ है, पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड एज श्री विजयापुरम। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर, इसको रीनेम किया गया है श्री विजयापुरम नाम से। ठीक है, तो श्री विजयापुरम रिप्रेजेंटेड द विक्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड हाईलाइट द यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ Andaman and Nicobar Island. It is the site where Netaji Subhash Chandra Bose first unfurled the Tiranga and cellular jail is also located here. तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार झंडा तिरंगा लहराया था और सेलुलर जेल जो है वो भी यहीं पे है। इसको रीनेम जो किया जा रहा है, इट ऑल्सो मार्क अ डिपार्चर फ्रॉम colonial legacy, highlighting the contemporary strategic role of Andaman and Nicobar, which once served as naval base of Chola Empire. तो ये एक टाइम पे चोला एम्पायर का नेवल बेस था और अभी हम इसको चेंज कर रहे हैं इसका नेम, तो जो कॉलोनियल लेगेसी है उसको खत्म करने के लिए। और नेवल पावर चोला एम्पायर जब न्यूज़ में आया तो उसके बारे में जानते हैं। तो इसके मेजर रूलर थे राजा राज जो कि 985 से 1014 तक रहे। उसके बाद उनके बेटे राजेंद्र जो कि 1014 से 144 तक रहे। इन्होंने अग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी अपनाई थी। बे ऑफ बंगाल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड एज चोला लेक। तो बे ऑफ बंगाल को चोला लेक बोला जाता है। इट इनेबल्ड फ्लरिशिंग ट्रेड विद कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया अंडर लुक ईस्ट पॉलिसी। तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ में जो इनका ट्रेड हुआ था चोला किंगडम का, वो काफ़ी फ्लरिशिंग था और लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर में इनका ये था। और इनका जो ट्रेडिंग सेंटर है वो नागपट्टिनम है। सिग्निफिकेंट नेवल एक्सपीडिशन की बात करें तो राजाराज जो है डिस्ट्रक्टेड द चेरा नेवी एट कंडलूर सलाई। तो उन्होंने चेरा की जो नेवी है उसको डिस्ट्रॉय किया था। ही इन्वेडेड श्रीलंका एनेक्सिंग इट्स नदर्न पार्ट एंड लेड अ कॉन्क्वेस्ट टू मालदीव्स। मालदीव्स में अपना कॉन्क्वेस्ट करा था। राजेंद्र वन जो है उनके बेटे फिर आए। नेवल कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका रिजल्टेड इन द एंटायर आइलैंड बिकमिंग अ चोला प्रोविंस। तो जो शुरुआत की थी इनके पिताजी ने राजा राज ने, वो राजेंद्र वन ने पूरा किया और श्रीलंका को पूरी तरह से अपने पार्ट में ले आए। He launched a major expedition against Sailendra Empire extending across Malay Peninsula and neighboring island, leading to the conquest of several regions in the Malay Peninsula and Sumatra. तो काफ़ी सारे मलय पेनिनसुला और सुमात्रा के रीजन्स को भी अपने अंदर में लेकर के आते हैं ये। तो ये चोला इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे मार्क किया गया है एक तरह से मैप में। तो ये पूरा जो रीजन है ये इनके अंदर ही आता था। जो ट्रेड रूट्स हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये ट्रेड रूट है और जो ये ग्रे एरियाज हैं वो चोला किंगडम के अंदर आते थे। और जो थोड़ा पिंकिश एरिया है वो चोला, वहाँ पे चोला का इन्फ्लुएंस था चोलास का। तो ये एक तरह से हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा रीजन जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे देखने को मिलता है चोला किंगडम का। काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी और काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन। तो ये था हमारा न्यूज़ कि पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयापुरम बना दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज और ट्रांस ह्यूमैन्स इनिशिएटिव जो है यहाँ से हम अगले क्लास में देखेंगे अपने लेक्चर को। So that's it for today. Keep learning, keep revising, and stay tuned for the next video.